सुप्रभात। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल यशपाल जी द्वारा लिखित लखनवी अंदाज को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। और ये लखनवी अंदाज एक व्यंग्य लेख है और व्यंग्य लेखककार यशपाल जी के बारे में कुछ जान लें। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा में जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। ये यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान या वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिताभ, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनकी अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। तो आइए जाने केंद्र बिंदु जाने लखनवी अंदाज का। यूं तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज व्यंग्य ये साबित करने के लिए लिखा था कि बिना काव्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। सामंती प्रथा जो अपनी आन बान शान से जीते हैं, झूठी शान में मरते रहते हैं। तो आइए लखनवी अंदाज पाठ के बारे में पढ़ें और जानें। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन को की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में। नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेली यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत की विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोष उन्हें मजले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोष के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा में संबोधन किया। आदाब अर्ज, आदाब अर्ज। जनाब खीरे का शौक फरमाएंगी? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे
रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे की इस्तेमाल का तरीका जानती हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देती है। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुर्क दी। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के लिए ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेदा भी जरा कमजोर है किबला, शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतुष्ट आंखों से सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाक उठाकर होंठों तक ले गई, फाक को सूंघा, स्वाद के अन्न में पलकें मूंद ली गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों ये है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर गम खम कर लेना पड़ा। ये है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट की ऊंची डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लाजवाब होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद, मेदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान शख्स खुल गए, पहचाना ये हैं नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? लेखक को नवाब साहब की किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। वो खिड़कियों से बाहर देख रहे थे, वो कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनकी कैसे स्वभाव को इंगित करता है? ये नवाबी खानदान है। नवाबी में ऐसे ही ऊटपटांग काम किए जाते हैं। बिना विचार, घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती? जसपाल के इस विचार से आए आप कहाँ तक सहमत हैं? एक्टिविटी नंबर 1, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहे? गतिविधि नंबर 2, अब नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। गतिविधि नंबर 3, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? गतिविधि नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रियाभेद भी लिखिए। एक सफेद पुरुष सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठा था। क्रियापद छांटिए। नवाब साहब ने संगत के लिए सा नहीं दिखाया। ठाली बैठी कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर
झाग निकाला। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। जेब से चाकू निकाला। इनमें से आपको क्रियापद छांटना है। क्रियापद छांट कर उनका भेद स्पष्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच। और इसमें आए हुए शब्दार्थ आप देख सकते हैं। शब्दार्थ हैं मुफस्सिल, केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान, सफेद पोस्ट, भद्र व्यक्ति, किफायत, मितव्यता, समझदारी से उपयोग करना, आदाब अर्ज, अभिवादन का एक ढंग, गुमान, भ्रम, एहतियात, सावधानी, बुरक देना, छिड़क देना, स्फुरण, फड़कना, हिलना, प्लावित, पानी भर जाना, पनियाती, रसीली, मेदा, अमाशय, तस्लीम, सम्मान में, सिर खम करना, सिर झुकाना, तहजीब, शिष्टता, नफासत, स्वच्छता, नजाकत, कोमलता, नफीस, बढ़िया, अब्स्ट्रैक्ट, सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व न हो, अमूर्त, शकील, आसानी से न पचने वाला। थैंक यू बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे एट योर होम।